नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 54 नंबर की क्लास लेंगे। इसके पहले हमारी 53 क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल अनुभव एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मनहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। यह पंक्तियाँ किस गुण का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है माधुर्य गुण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ईश्वर मर गया यह घोषणा की। ईश्वर मर गया यह घोषणा की। तो इसका सही जवाब है यह घोषणा नीत्शे ने की थी। अगला प्रश्न है, ओज गुण का संबंध है। तो इसका सही जवाब है रौद्र रस से। ओज गुण का संबंध रौद्र रस से है। अगला प्रश्न है, अर्थ दोष के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब है कष्टार्थत्व। अर्थ दोष के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ओज गुण का संबंध रौद्र रस से भी है और वीर रस से भी है। वीर रस। अगला प्रश्न है, मम्मट के काव्य प्रयोजन में शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब है लोकातीत आनंद। यह मम्मट के काव्य प्रयोजन में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। तो इसका सही जवाब है प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद हैं, गौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य में संगठन किया जाता है। प्रबंध काव्य में संगठन किया जाता है। तो इसका सही जवाब है कथानक द्वारा। अगला प्रश्न है, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है यह विचार है। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है यह विचार है। तो इसका सही जवाब है यह विचार वर्ड्सवर्थ का है। अगला प्रश्न है, बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में कहते हैं। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में कहते हैं। तो इसका सही जवाब है विशंभक कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। इसका सही जवाब है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के किन तीन तत्वों को मान्यता देता है? भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के किन तीन तत्वों को मान्यता देता है? तो इसका सही जवाब है वस्तु, नेता और रस को। अगला प्रश्न है, नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साध्य के लिए की जाती है? तो इसका सही जवाब है कार्य के लिए। अगला प्रश्न है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर महारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पद में काव्य गुण है। तो इसका सही जवाब है माधुर्य गुण इस काव्य में है। अगला प्रश्न है, लेखन को तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं। लेखन को तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं। तो इसका सही जवाब है जैक देरिडा। अगला प्रश्न है, अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ है। तो इसका सही जवाब है पेरी पोएटिकेस। यह अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है। अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता, यह कथन है। तो इसका सही जवाब है यह कथन प्लेटो का है।
अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है। तो इसका सही जवाब है पुनः सर्जन से। अगला प्रश्न है, काव्य को प्रकृति की अनुकृति माना है। काव्य को प्रकृति की अनुकृति माना है। इसका सही जवाब है अरस्तु ने। अरस्तु ने काव्य को प्रकृति की अनुकृति माना है। अगला प्रश्न है, चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अनुकरता है। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अनुकरता है, यह कथन है। तो इसका सही जवाब है यह कथन अरस्तु का है। अगला प्रश्न है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में उपेक्षा मिलती है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में उपेक्षा मिलती है। तो इसका सही जवाब है कवि की अंतश्चेतना की उपेक्षा अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में मिलती है। अगला प्रश्न है, आई.ए. रिचर्ड्स की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का प्रकार नहीं है। तो इसका सही जवाब है कला। अगला प्रश्न है, टी.एस. इलियट ने अवैक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। टी.एस. इलियट ने अवैक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसका सही जवाब है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट निबंध में। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट निबंध में इलियट ने अवैक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है। टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है। तो इसका सही जवाब है परंपरा और इतिहास बोध को स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है। तो इसका सही जवाब है जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है। अगला प्रश्न है, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथन है। तो इसका सही जवाब है यह कथन कॉलिस का है। अगला प्रश्न है, क्रोचे ने अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में असंगत स्तर है। क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में असंगत स्तर है। तो इसका सही जवाब है विचार। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में समीक्षक नहीं है। मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में समीक्षक नहीं है। तो इसका सही जवाब है लोरेंस मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा के समीक्षक नहीं है। अगला प्रश्न है, संरचनावाद का जनक माना जाता है। तो इसका सही जवाब है साहस्यूर को संरचनावाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। भारतीय काव्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। इसका सही जवाब है नाट्यशास्त्र में। और ये किसकी रचना है? तो ये भरत मुनि की रचना है। अगला प्रश्न है, गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम है। तो इसका सही जवाब है सबसे पहले प्लेटो आएंगे, उसके बाद अरस्तु और उसके बाद सिकंदर। यानी अरस्तु के गुरु प्लेटो हैं और सिकंदर के गुरु अरस्तु हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार सर्वस्व ग्रंथ के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है रुय्यक। अलंकार सर्वस्व यह ग्रंथ रुय्यक का है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के त्रिविध प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब है वस्तु, अलंकार और रस। ये 3 ध्वनि के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो इसका सही जवाब है नाट्यशास्त्र भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। अगला प्रश्न है,
काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विशेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह कथन है, फिर से सुनिएगा, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह कथन है, तो इसका सही जवाब है, यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति का भेद नहीं है, तो इसका सही जवाब है शब्द वक्रता। यह वक्रोक्ति का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर से सुनिएगा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कथन है, तो इसका सही जवाब है, यह कथन वाल्तेयर का है। अगला प्रश्न है, मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की बनती है, तो इसका सही जवाब है मौलिक रूप से व्यंजना के 3 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झनकार। लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झंकार में काव्य दोष है, तो इसका सही जवाब है अयथार्थ काव्य दोष इसमें है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या होती है, तो इसका सही जवाब है 10। इसके अलावा भरत मुनि ने 10 गुण भी माने हैं, 10 दोष और 10 गुण। अगला प्रश्न है, लक्षणा को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है लक्षणा शब्द शक्ति है। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा ये तीनों शब्द शक्तियां हैं। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा ये तीनों शब्द शक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है, तो इसका सही जवाब है चूलिका। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना चूलिका कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, तो इसका सही जवाब है रूढ़ा। प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, तो इसका सही जवाब है रूढ़ा। अगला प्रश्न है, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब है च्युत संस्कार तत्व के अंतर्गत आते हैं। च्युत संस्कारत्व के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं, तो इसका सही जवाब है गौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। अगला प्रश्न है, काव्य का सर्वस्व कहा गया है, तो इसका सही जवाब है अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा गया है। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के भेद हैं, तो इसका सही जवाब है 3। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा ये शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के गुण हैं, तो इसका सही जवाब है 20। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 20 गुण हैं और भरत मुनि के अनुसार काव्य के 10 गुण हैं। अगला प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में काव्य गुण है, इसका सही जवाब है माधुर्य गुण इन पंक्तियों में है। अगला प्रश्न है,
ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? तो इसका सही जवाब है आनंदवर्धन, जो कि ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। अगला प्रश्न है, वह शब्द जो शक्ति का भेद नहीं है, वह शब्द जो शक्ति का भेद नहीं है। तो इसका सही जवाब है श्रोता। अगला प्रश्न है, अनुभवों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? अनुभवों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? तो इसका सही जवाब है रस दोष। अगला प्रश्न है, अर्थ वैमल्यम प्रसादः, अर्थ वैमल्यम प्रसादः, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है, उपयुक्त परिभाषा दी है। तो इसका सही जवाब है आचार्य वामन की यह परिभाषा है। अगला प्रश्न है, भामा के अनुसार काव्य में दोष होते हैं। तो इसका सही जवाब है 3। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं। तो इसका सही जवाब है आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। इसके अलावा अलंकार संप्रदाय का जनक भी भामा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ? तो इसका सही जवाब है ध्वनि संप्रदाय के विरोध में वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव यानी विकास हुआ। अगला प्रश्न है, अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा? तो इसका सही जवाब है अरस्तु ने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने कवि को माना है? तो इसका सही जवाब है अनुकर्ता। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है। अगला प्रश्न है, मनोविकारों का शुद्धिकरण है? तो इसका सही जवाब है विरेचन। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं? तो इसका सही जवाब है क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मवादी दार्शनिक हैं? तो इसका सही जवाब है क्रोचे। आत्मवादी दार्शनिक क्रोचे हैं। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? तो इसका सही जवाब है यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है क्या? अभिव्यंजनावाद। उसके प्रतिपादक कौन है? तो क्रोचे हैं। अगला प्रश्न है, काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख माना है? तो इसका सही जवाब है लोंजाइनस ने काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख माना है। अगला प्रश्न है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत संबंधित है? तो इसका सही जवाब है इलियट से। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत यह टी.एस. इलियट का है। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्रीय आचार्यों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है? तो इसका सही जवाब है सबसे पहले आचार्य वामन आएंगे, उसके बाद आनंदवर्धन और उसके बाद अभिनवगुप्त और फिर मम्मट। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद विचारधारा से संबंध है? अस्तित्ववाद विचारधारा से संबंध है, तो इसका सही जवाब है नीत्शे का। अगला प्रश्न है, अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने की है? अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने की है, तो इसका सही जवाब है अर्थपरक और कलापरक अर्थों में अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने की है। अगला प्रश्न है, कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए वह आचार्य जिन्होंने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग न बन सके। फिर से सुनिएगा, कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए वह आचार्य जिन्होंने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग न बन सके। तो यह कथन है आचार्य
भामा का, जो कि अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना करता है। तो इसका सही जवाब है किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अनुभूत होकर। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना करता है जब वह किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अनुभूत होता है। अगला प्रश्न है, आचार्यों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही जवाब है सबसे पहले दंडी आएंगे, उसके बाद आनंदवर्धन और फिर कुंतक और उसके बाद रुयक। दंडी का समय है 7वीं शताब्दी, आनंदवर्धन का समय है 9वीं शताब्दी, कुंतक का समय है 10वीं शताब्दी और रुयक का समय है 12वीं शताब्दी। तो ये इन आचार्यों का सही कालक्रम है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।